मान लो कि एक बॉडी है हमारे पास, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, या फिर क्या है, स्फेयर है, ठीक है ना। तो एक सरफेस पे अगर हम चाहें इसको एक पुश देंगे ना, तो ये चलेगा, तो ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये रोटेट भी करते चलेगा। ऐसा होता है। जैसे इसका एग्जांपल वही है, कोई भी व्हीकल उठा लो, है ना। व्हीकल का जो व्हील होता है रोड पे जब चलता है तो कैसे चलता है, ये इस तरीके से रोटेट करता है और रोटेट करते हुए आगे की तरफ मूव करते चले जाता है, ठीक है ना। तो ये जो भी बॉडी होगा, सिलेंडर, स्फीयर, डिस्क या रिंग, इस सब का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। अगर एक क्यूब को कहेंगे ना ये काम करने के लिए, तो वो रोल कर नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है ना। तो रोलिंग करता कौन सा बॉडी है, खास करके वैसा बॉडी जिसका कि क्रॉस सेक्शन क्या हो, सर्कुलर हो, ठीक है ना। और ये एक प्रकार का क्या होता है, एक टाइप का कंबाइंड मोशन होता है, इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा होता है और रोटेशन भी हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इट इज कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। इट इज combination of translational motion and rotational motion for rigid body having circular cross section ठीक है। रोलिंग जो है ना, तीन टाइप का होता है। एक होता है प्योर रोलिंग, और दूसरा होता है इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर रोलिंग में दो टाइप और होता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग। और इसमें क्या होता है, नो स्लिपिंग। हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि एक रोलिंग बॉडी जो होता है ना, उसका मोशन जो होता है किस प्रकार से होता है और उसके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, ठीक है। मैं पहले वेलोसिटी बता रहा हूँ।
देखो अगर ये बॉडी रोल कर रहा है तो इसमें दो काम होगा। एक तो ये क्या कर रहा होगा, रोटेट, और दूसरा ये क्या कर रहा होगा, आगे की तरफ ट्रांसलेट। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसलेशन हो रहा है ना, तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा, बहुत सारा। तो मैं कुछ पार्टिकल्स को मार्क कर दे रहा हूं। ये पार्टिकल जो सेंटर पे बैठा है, इसका एक वेलोसिटी होगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM। ये जो पार्टिकल है इसके पास भी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा VCM। ये जो ऊपर पार्टिकल है इसके पास भी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है VCM। जो बॉटम पे एक पार्टिकल बैठा है उसके पास भी है एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM। यहाँ जो पार्टिकल है इसके पास भी है एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM। और इस तरीके से यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स, उन सब के पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा ही होगा, VCM होगा ही होगा, सबके पास होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्योंकि रोटेट भी कर रहा है तो हर एक पार्टिकल के पास रोटेशन की वजह से भी एक वेलोसिटी होगा। जैसे इस वाले पार्टिकल की बात करें, ये रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी हो जाएगा R ओमेगा। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है उसके पास भी वेलोसिटी हो जाएगा R ओमेगा। वैसे ही यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा उसके पास भी एक वेलोसिटी है R ओमेगा। यहाँ एक पार्टिकल है उसके पास भी वेलोसिटी है R ओमेगा। और ऐसे जितने भी यहाँ पार्टिकल्स हैं, चाहे जितना भी सोच सकते हो, सबके पास एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, सबका लेकिन रेडियस अलग अलग होगा। जो पार्टिकल सेंटर पे बैठा है उसका रेडियस 0 है, तो जो सेंटर पे बैठा उसका ये R ओमेगा नहीं होगा, बिकॉज उसका रेडियस 0 है। उसके अलावा सबके पास होगा। जैसे सपोज करो इस पार्टिकल के बारे में जिसका कि डिस्टेंस सेंटर से ये है। ठीक है, इसका मान लो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, तो इसके पास भी एक वेलोसिटी होगा R ओमेगा। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जो भी सर्कल पे ये घूम रहा होगा, एक सर्कल पे ये घूम रहा होगा, उस सर्कल पे टेंजेंट ले लेना है ओमेगा के डायरेक्शन में। इस तरफ ओमेगा है ना, इसके डायरेक्शन में ले लीजिए टेंजेंशियली। ठीक है, अब जब हम इस वाले बॉडी का बात करेंगे, ठीक है, तो इस पर क्या आएगा, दोनों के कारण नेट वेक्टर सम आएगा। किसी भी पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगा दोनों का आएगा क्या, नेट वेक्टर सम। जैसे देखो एक पार्टिकल होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी है VCM और एक और वेलोसिटी है R ओमेगा। ठीक है, इसके पास टोटल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, VCM प्लस R ओमेगा। ठीक है, बॉटम पे जो पार्टिकल है इसके पास आगे एक वेलोसिटी है VCM और पीछे एक वेलोसिटी है R ओमेगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि एंगल अपोजिट है, एंगल 180 डिग्री है।
ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो बॉटम पर नेट वेलोसिटी क्या आ सकता है, यह आ सकता है VCM माइनस आर ओमेगा। अगर VCM आर ओमेगा से ज्यादा है, उल्टा भी हो सकता है कि ये आर ओमेगा माइनस VCM हो जाए। ये कब पॉसिबल है, जब आर ओमेगा का वैल्यू VCM से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे देखो, एक वेलोसिटी है VCM और एक वेलोसिटी है आर ओमेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा हमें। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वैसे ही सेम तरीके से एक वेलोसिटी आगे है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। एक वेलोसिटी है VCM और एक वेलोसिटी है आर ओमेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कर लेंगे। यही आ जाएगा, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, तुम चाहो तो लिख लेना, अंडर रूट VCM प्लस आर ओमेगा। एक पार्टिकल जो सेंटर पे बैठा है, ध्यान देना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी क्या होगा, VCM। इसके पास आर ओमेगा नहीं होगा, बिकॉज सेंटर पर का रेडियस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको नोट करो। अभी हम वेलोसिटी डिस्कस किए थे 4 स्पेशल पॉइंट्स का। ठीक है, जिसमें से एक पॉइंट था ये, एक था ये, एक ऊपर और एक नीचे। अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। तो मान लो तो ये सेंटर है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है पार्टिकल जिसका कि डिस्टेंस क्या है, r है। सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, अब ये बॉडी क्योंकि रोल कर रहा है ना, तो ये पार्टिकल भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है। अब मान लो कि इस तरह से ये बॉडी घूम रहा है, तो ये पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। देखिए अभी अभी हमने देखा था आर ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा, साथ ही साथ ये ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, क्योंकि ये बॉडी खुद क्या कर रहा है, आई की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है। तो इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी है, एक है VCM, एक है आर ओमेगा। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि एंगल कितना होगा, बता सकती हो, ये वाला एंगल कितना हो सकता है। इसके लिए यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ठीक है, अब पता चल जाएगा क्या ये एंगल थीटा हो सकता है या 90 माइनस थीटा होगा, बताओ बाबू। देखो जहां मैं पेन रखूंगा वहां बताना, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये वाला जो एंगल है अंदर 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा।
तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ना ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो जो टोटल वेलोसिटी आएगा इस पार्टिकल का, एक तो इसका वेलोसिटी है VCM आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो दूसरा आर ओमेगा का एक कंपोनेंट इधर चला आएगा, बताना। आर ओमेगा का जो कंपोनेंट आएगा cos 90 माइनस थीटा आएगा। cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है। तो ये दोनों मिला के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, दूसरी बात, इस वेलोसिटी का नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा आर ओमेगा का, उस कंपोनेंट को बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बेसिकली हो क्या जाएगा, कॉस थीटा जे कैप, और चूंकि नीचे है तो आप चाहो तो माइनस जे कैप भी कर लो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल लिया, इस पार्टिकल का। ठीक है, ऐसे ही किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लो बाबू ये सेंटर वाला पॉइंट है। जैसे इस पार्टिकल का वेलोसिटी पूछेगा जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है r/2 सपोज कर लो। ठीक है, तो सोचो इसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी क्या होगा VCM, और क्योंकि ये घूम रहा है तो क्या कर रहा है, घूम भी रहा है साथ में और साथ में चल भी रहा है। तो ये घूमेगा जब भी, तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगा, क्या होगा, आर ओमेगा होगा और उसका डायरेक्शन भी ऐसे ही टेंजेंशियल ही हो जाएगा। तो VCM अब प्लस क्या करना पड़ेगा आर ओमेगा बाई 2, क्योंकि इसका रेडियस ही कितना r/2। वैसे ही इमेजिन कर लो कि नीचे अगर कोई एक पार्टिकल होता होगा जिसका डिस्टेंस क्या होता होगा r/2, आगे की तरफ क्या होगा, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा VCM, है ना। अब पीछे की तरफ एक क्या हो जाएगा, रोटेशनल वेलोसिटी। इसका नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, VCM माइनस आर ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर जब होगा तो जैसे अभी बताए थे, सब जगह खाली ये है कि रेडियस हो कितना जाएगा r/2 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा आर ओमेगा बाई 2, आगे की तरफ वेलोसिटी क्या रहेगा VCM। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, उसके पास भी आगे की तरफ क्या होगा, एक वेलोसिटी VCM, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा आर ओमेगा बाई 2। ऐसे ही सपोज करो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कि कितना एंगल बना रहा है बाबू, थीटा बना रहा है। तो इसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी क्या रहेगा VCM, और इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक रोटेशनल वेलोसिटी होगा r/2 ओमेगा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो इसी मेथड से ऐड करना पड़ेगा। जहां जहां छोटा वाला r दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगी, ये वाला r/2। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का हम क्या निकालेंगे, वेक्टर समेशन से रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जिस प्रकार से अभी वेलोसिटी तो सीखे थे ना वैसे ही सीखना है इसको भी। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेट जब करेगा तो स्पीड इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो
इसका सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, होता है ना। डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा डी टी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एम इज इक्वल टू वी एम इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा सेंटर ऑफ मास का, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे ना, फाई के सिंबल से दिखा देंगे, इसलिए क्योंकि थीटा का सिंबल मैंने किसी और काम के लिए अभी इस्तेमाल किया था, याद होगा, मैं किसी पार्टिकल का पोजीशन ऐसे थीटा से दिखा रहा था, तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं थीटा से नहीं दिखा रहा हूँ, फाई से दिखा रहा हूँ। क्लियर है? हाँ ठीक है, तो अब चलते आगे इसको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक बड़ी रोल कर रहा है, राइट, तो रोल अगर करेगा तो ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा साथ में, है ना। तो अब देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो कि सेंटर जो है, सेंटर का कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कह दिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स सी एम, तो हर एक पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन सेम होता है, ये हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े ही थे। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल के पास आप देख सकते हो कि एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है एक्स सी एम, है क्या। इसके अंदर जो भी पार्टिकल होगा सबके पास इसी तरह से होगा। फिर हम एक पार्टिकल लिए थे ना ऐसे रैंडम एंगल पे, ध्यान होगा, उसके पास भी होगा, यहां से ऐसे, यहाँ पर एक पार्टिकल था, इसका डिस्टेंस सेंटर से था r, इसके पास भी एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये होता है सबके पास, सेम टू सेम होता है। ठीक, दूसरी बात हम ये मानते हैं कि ये क्या कर रहा है भाई, साथ में रोटेट भी कर रहा है ना। तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फाई है। ठीक, तो सेंटर का तो रेडियस ही 0 होता है, तो उसमें आर फाई जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ बाकी सबका होगा। जैसे इस पार्टिकल के पास एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रोटेशन की वजह से, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये चीज आर फाई के बराबर होता है, याद है। ऐसे इस पॉइंट का हो जाएगा क्या, आर फाई। मैं डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता हूँ, रोटेशनल सेंस से, इस तरफ रोटेशन है ना, तो बस ऐसे टेंजेंट लगा दिया करो हर जगह पे। ठीक है, जैसे बॉटम वाले पॉइंट पे कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर हम इस वाले पॉइंट को उठाएंगे जो किसी रैंडम सिचुएशन में है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये भी क्या ही कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। तो इस सर्कल का हम क्या करेंगे, टेंजेंट ले लेंगे, इस सर्कल का हम लोग क्या ले लेंगे, टेंजेंट ले लेंगे। इसका टेंजेंट जो है वो कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इसका रेडियस अगर आर है तो इसका ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आर फाई लिखा जाएगा, राइट। अब दोनों को जब कंबाइन कर देंगे हम, ठीक है, ये एकदम वैसे ही लग रहा होगा जैसे वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना उसी टाइप का, खाली वही है कि वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बाबू देखो, तो ऊपर के साइड में आगे की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट है आर फाई, एक डिस्प्लेसमेंट है एक्स एम, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाँ आर फाई हो गया, सो सिंपल। ठीक है,
बॉटम में जो पॉइंट है उसका क्या होगा बताओ, XCM माइनस R5 हो सकता है। ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने सोच रखा है कि XCM R5 से ज्यादा है। अगर उल्टा सोचो, R5 अगर XCM से ज्यादा होता तब इसी को हमको क्या लिखना पड़ जाता फिर, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बोला था ना कि थीटा नहीं यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, हाँ। बट ये देखो d5 बराबर क्या होगा, ओमेगा डी टी, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है ना, फाइव बराबर ओमेगा टी होगा ना, हाँ बोलो। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बराबर क्या हो जाएगा, फाइव इंटू आर हो जाएगा ना, उसी से हम हर जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, और फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव कह रहा हूँ एक्चुअली, x बराबर क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा ना, तो वही मैं हर जगह R5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को ये बताओ, जैसे इस वाले पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर का जो पॉइंट होगा उसके पास एक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, XCM, और दूसरा क्या होगा, R5, दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, R5 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट टोटल एक है XCM और दूसरा क्या है, R5, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, XCM का स्क्वायर अब प्लस R5 का स्क्वायर, ठीक है। जो सेंटर पे है पार्टिकल उसका कोई रोटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका रेडियस 0 है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा XCM, ठीक। और जो R डिस्टेंस पर है उसके पास भी अगेन क्या होगा, दो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसके पास भी, ठीक है। एक होगा किस वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से XCM, और दूसरा क्यों होगा, रोटेशन की वजह से R5। इसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है और मान लिए हैं कि ये किस एंगल पर है, यहाँ से थीटा एंगल पर। इसका डिस्कशन नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, इतना नोट कर बताता हूँ। देखो यहां पर ये पार्टिकल है इस, और ये पूरा का पूरा बॉडी क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम x माने हैं और रोटेशन के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाई लेट किए थे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल होगा इसके पास आगे की तरफ एक
ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा xcm, और रोटेशन की वजह से इस तरफ इस टेंजेंट के डायरेक्शन में एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r5। इसका रेडियस हम r ले लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। क्लियर है? अब हम ये मान लिए कि ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। ठीक है, अब जब हम डिस्कस किए थे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट है इसके पास xcm आई कैप, इसका एक कंपोनेंट r5 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, r5 का cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक, ऐसे इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, r5 का कंपोनेंट साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा माइनस जे कैप। सेम टू सेम लग रहा है? हाँ ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मान लो ये बॉडी है जो कि आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं क्या? ठीक है, तो ऐसा है कि अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो हम उस चीज को दिखाते हैं। पहले ये इसका सेंटर है, तो सेंटर वाले पॉइंट का एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा acm। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल इमेजिन कर लो, इसका भी एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा acm। यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा acm, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी एक पार्टिकल है उसका भी एक्सेलरेशन acm, यहाँ लेफ्ट में एक पार्टिकल है इसका भी एक्सेलरेशन acm। और अगर एक रैंडम सिचुएशन पर कोई एक पार्टिकल है, इसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ये कोई पार्टिकल है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर लेते हैं ना हर बार इसको हम, इसके पास भी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा acm। राइट, दूसरी चीज रोटेट कर रहा है, अब तो एकदम रटा गया होगा कि फिर से सारा पार्टिकल के पास क्या होगा, एक रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जैसे कि हम बोलते थे x बराबर r5, VCM इक्वल टू r ओमेगा, तो a इक्वल टू r अल्फा बोल सकते हैं। याद होगा कि ये सब टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, सेंटर वाला पॉइंट रोटेट नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई रेडियस ही नहीं होता है, ये करेगा रोटेट, इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा r, क्योंकि इस सेंस में पूरा बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन बताओ क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड में आ जाएगा r अल्फा, इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा r अल्फा, और यहाँ कहाँ आ जाएगा, ऊपर टॉप मोस्ट डायरेक्शन में r अल्फा। ठीक है, और फिर एक रैंडम सिचुएशन वाला हम हर बार लेते हैं जो कि किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे होता है फ्रॉम दी सेंटर, है ना, और इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल मान लेते थे। फिर इमेजिन करते थे कि ये भी क्या करता होगा, एक सर्कुलर मोशन करता होगा। राइट, और उस सर्कुलर मोशन का फिर हम क्या ले लेते थे, टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन में दिखा देते थे ट्रांसलेशनल वाला मोशन का पैरामीटर, चाहे वो वेलोसिटी हो
चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो ये आ जाता है क्या, आर अल्फा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? इसमें एक तीसरा चीज भी होगा, क्योंकि कभी कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आ जाता है, तो यहाँ पर एक तीसरा चीज भी आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में नहीं था, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं अभी लिख के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो, प्लस यहाँ पर एक तीसरा चीज मैं दिखाना चाह रहा था, ये होता है इसलिए दिखाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वाली बात है। तो सब पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हर एक पार्टिकल के पास, अब देखो ये एक तीसरा चीज भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिर्फ किसके पास नहीं होगा, जो सेंटर पे बैठा है, क्योंकि उसका रेडियस ही क्या हो जाता है हर बार के लिए 0। और अब हम उस पार्टिकल की बात करते हैं जो किसी रैंडम डिस्टेंस और किसी रैंडम एंगुलर पोजीशन पे होगा। ये पार्टिकल, इसका अगर रेडियस स्मॉल r लिए हुए हैं तो इसके पास भी सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा। इसको मैंने देखो लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर है, नोट किया जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि तीनों मोशन को एक साथ अगर कंबाइन करेंगे, फिगर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर ये तीनों ही टाइप की जो चीजें हुई है एक्सेलरेशन वाली, इसको कंबाइन कर दें अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखना। जो सबसे टॉप मोस्ट वाला पार्टिकल है, इसके पास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा क्या, ACM प्लस आर अल्फा, और एक और एक्सेलरेशन इसके पास होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि क्या है ओमेगा स्क्वायर आर। देखो तो ये क्लियर है टॉप मोस्ट पॉइंट वाले का। ठीक है, जो पॉइंट एकदम बॉटम मोस्ट में है, ठीक है, इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ACM माइनस आर अल्फा, या फिर दूसरा भी बताए थे ना, अगर आर अल्फा ज्यादा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, आर अल्फा माइनस ACM। ठीक है, और एक एक्सेलरेशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे ही यहाँ पर जो पार्टिकल है, इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स दी सेंटर ACM, साथ ही साथ इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और एक ये एक्सेलरेशन था आर अल्फा। ठीक है, इधर जो पार्टिकल होगा उसके पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, राइट हैंड साइड पे एक एक्सेलरेशन होगा ACM, और नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। ठीक, जो पार्टिकल सेंटर पर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा वाला, ट्रांसलेशन वाला। और अब एक पार्टिकल जो रैंडम सिचुएशन पर है, किसी रैंडम सिचुएशन पर है एक पार्टिकल आर डिस्टेंस पर, तो इसके पास भी एक एक्सेलरेशन होगा ये वाला ACM, सेंटर की तरफ क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर, और एक इधर टेंजेंशियल जो इसका सर्कल का टेंजेंट होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा आर अल्फा।
स्मॉल आर अल्फा। हम जानते थे कि इसका एंगल यहाँ से थीटा एंगल पे रहता है, वो मैं नेक्स्ट पेज में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर का नेट एक्सेलरेशन हो कितना जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। अब ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसके बारे में देखो, ये एक्स में और ये किस में है, वाई में है, तो इसका रिजल्टेंट भी रूट अंडर वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, या तो एसीएम माइनस क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा स्क्वायर आर माइनस क्या हो जाएगा, एसीएम। वो एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई आर अल्फा, राइट। तो मैं इधर लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है लिखने का, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि सपोज इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई और इसका नाम एफ, ठीक है। मैं वन बाय वन सबका एक्सेलरेशन लिख के दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तुम चाहो तो तुम बता सकती हो। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी क्या लिख सकते हैं हम, एसीएम माइनस आर अल्फा, इसको तुम ऐसे आई कैप में लिख लोगी, है ना। अब प्लस क्या लिखोगी, अभी मैं वेक्टर में लिखा हूं, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अंडर रूट एसीएम माइनस आर अल्फा का होल स्क्वायर अब प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे ही बाकी पॉइंट्स का भी लिख देंगे, पहले इसका नोट करो फिर इसको भी बाकी भी लिख देंगे। समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसीएम माइनस आर अल्फा, इसका मतलब मैंने क्या मान लिया है कि एसीएम आर अल्फा से ज्यादा है। अगर उल्टा होता, आर अल्फा ही एसीएम से ज्यादा होता, तब तो हम लोग क्या लिख देते फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते आर अल्फा माइनस एसीएम। उससे मैग्नीट्यूड में कोई असर पड़ता है क्या, मैग्नीट्यूड में उससे कोई असर नहीं पड़ता, डायरेक्शन में असर पड़ जाता है, राइट। ठीक है, अब मैं तुम्हें, ये नोट हो गया ना, ये अभी जो मिटा दिए, हाँ कूल। अब देखो हम तुम्हें पॉइंट सी का एक्सेलरेशन लिख के दिखाते हैं। देखो एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एसीएम प्लस आर अल्फा आई कैप और फिर ओमेगा स्क्वायर आर। नीचे की तरफ है तो क्या हम इसको माइनस जे कैप कह लें, और फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये ऑलरेडी नो कि क्या आ सकता है, क्या हो जाएगा, एसीएम प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर अब प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट करना है क्या, ठीक है, मिटा दें। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट ये कर सकते हैं, पॉइंट ई, पॉइंट ई का एक्सेलरेशन लिख के देखते हैं। तो पॉइंट ई का एक्सेलरेशन हम कैसे लिख पाएंगे, देखो एसीएम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, और जो आर अल्फा है वो कहाँ जा रहा है, वो वाई के डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे
तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट ACM प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। ये ठीक है, नोट करना है। ऐसे ही फिर हम लास्ट में सेकेंड लास्ट पॉइंट, अगर हम पॉइंट बी का एक्सेलरेशन लिख के दिखाएं तो कैसे लिखेंगे, हाँ, ACM माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला हो जाएगा आई कंपोनेंट, और नीचे की तरफ आ जाएगा आर अल्फा माइनस जे कंपोनेंट। अब इसके बाद पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट क्या कर देंगे, एक्स का स्क्वायर और फिर वाई का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि ये छोटा होता ये बड़ा होता तब क्या हो जाता, हाँ, फिर इसको हम इधर लिख देते और इसको इधर लिख देते, राइट, और फिर मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। तो इस तरीके से हमने सबका एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया। अब सिर्फ किसका निकालना बाकी है, पॉइंट एफ का। तो इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। यहाँ पे ये सब दिख रहा है ना, नहीं, तो जिसका नेमिंग हम लोग क्या किए थे, एफ किए थे ना, वो ये रहा पॉइंट। इसके पास एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है ACM, एक रोटेशन की वजह से है आर अल्फा, है ना, देख रही हो, और एक सेंट्रीपिटल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गौर से सबका एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये याद है हम लोग थीटा मानते थे इसको, ये 90 माइनस थीटा हो जाता था, ये तो नथिंग न्यू। यहां पर खाली इसको देखो, ये बाई अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स में एक एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, ACM है, दूसरा कंपोनेंट इसका हो जाएगा आर अल्फा का, आर अल्फा का कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बट यहाँ ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा इन दोनों से, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस करना है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये तीनों मिलके क्या कंपोनेंट बना देगा, आई कैप, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, ठीक है। आर अल्फा का नीचे में एक कंपोनेंट क्या आएगा, आर अल्फा का साइन 90 माइनस थीटा, वो बेसिकली बन क्या जा रहा है, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ओमेगा स्क्वायर आर का इस तरफ तो कॉस हो गया, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट साइन थीटा, नीचे की तरफ हम चाहें तो माइनस जे कैप लिख सकते हैं। तो ये आ गया पॉइंट एफ का एक्सेलरेशन, ठीक है, नोट कर लो। देखो, तो रोलिंग बॉडी में दो मोशन होता है, राइट, इसके काइनेटिक एनर्जी में दो पार्ट होगा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो ट्रांसलेशन है, हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेंटर ऑफ मास के मोशन से, ट्रांसलेशनल मोशन से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
रोटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन हम लोग किसके अबाउट लेते हैं, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अभी साथ में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो थोड़ा डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। ये ऑलरेडी हम तुम्हें पढ़ा रखे हैं, देखता हूँ याद है कि नहीं। जैसे मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये पूरा बॉडी सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट क्या ही करेगा, रोटेट भी कर रहा है ओमेगा के स्पीड से। ये इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, आरसीएम वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, इसमें दो टर्म आएगा, एक आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में होता था ना एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर याद करो, ये जो हमने टर्म लिखा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और ये जो हमने लिखा एल आर इक्वल टू आई सी एम ओमेगा, ये क्या है, हाँ हाँ, यह एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। इन दोनों का सम करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी, ठीक है। नोट करो या बॉटम क्या है, अगर कोई बॉडी रोल कर रहा हो तो ग्राउंड पर अगर हम कोई सा भी पॉइंट उठा लेना, उसके अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना कंजर्व रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या, और दूसरा एक फोर्स लगेगा इसका वेट mg लगेगा, और तीसरा एक फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन, कहाँ लगेगा, लेफ्ट में कि राइट में। एक्चुअली यू नेवर नो कि ये लेफ्ट लगेगा कि राइट में, ऐसे गेस करके नहीं बता पाते हैं। तो एक्चुअली उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होता है, लेफ्ट में कि राइट में, ठीक है। बट होगा दोनों में से किसी एक तरफ ही, ग्राउंड के पैरेलल ही होगा। तो चलो इमेजिन कर लेते हैं, मान लो कि लेफ्ट में है, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। कहाँ होगा नहीं होगा ये मैं आगे चल के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने मान लिया है कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा है, इसको F मान ले रहा हूं, ठीक है, नहीं चल रही है, नहीं, कोई गारंटी नहीं, डिपेंड करता है प्योर रोलिंग इम्प्योर रोलिंग, उसके हिसाब से फ्रिक्शन होगा। मैं फ्रिक्शन डिस्कस करूंगा कुछ समय बाद, फिलहाल ये मान लो कि फ्रिक्शन है, ठीक है। अब बॉटम को देखो, बॉटम पे कितने सारे पॉइंट्स नजर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, है ना। कहीं कोई एक पॉइंट उठा लो, जैसे सपोज हमने एक पॉइंट उठाया यहाँ पे, एक पॉइंट क्या है
मान लो ए है, ठीक है। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि इस बॉडी पे कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से जाओ mg की तरफ गए, इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ। अब मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा, कुछ भी मान सकती हो, चलो मान लो d है, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, d मान लो, ठीक है। यहाँ से जाओ ऐसे नॉर्मल की तरफ रोटेट करो, ठीक है ना। तो इसके टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्सिस को कट कर रहा है क्या, तो इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं। और वर्टिकल मूवमेंट क्योंकि नहीं हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि n बराबर क्या है, mg है। तो हम ये समझें कि फ्रिक्शनल टॉर्क 0 ही हो गया, क्योंकि वो एक्सिस को जाके कट कर दे रहा है ना। इसके अलावा अगर हम a के अबाउट टॉर्क करें चेक, तो नॉर्मल का टॉर्क क्या हो जाएगा, n इंटू डी, और mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू डी। क्या ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, देख लो। mg का टॉर्क किधर, नॉर्मल का टॉर्क उल्टा डायरेक्शन में, और नॉर्मल और mg बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। तो क्या ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो गए, तो नेट टॉर्क कितना आ गया। यानी कि अगर इस ग्राउंड पे कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो उसके अबाउट टॉर्क क्या आता है, 0। तो टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक और चीज बताता हूं, अगर हम टॉर्क अबाउट बी भी चेक करते ना, तब भी 0 आ जाता। ये पॉइंट बी है, mg इसी से पास कर रहा है, नॉर्मल इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, तो सबका ही टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब बॉटम पे कहीं कोई भी एक पॉइंट उठा लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना ही आता है, 0। तो बॉटम के किसी भी पॉइंट के अबाउट रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट। नोट कर लीजिए, कंसेप्ट है। तो बारिश के दिन में क्या होता है, मान लो हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और सडनली अगर ब्रेक मार दें, तो ब्रेक मार देने पे क्या होता है, चक्का घूमना बंद कर देता है कि आगे ट्रैवल करना बंद कर देता है, नहीं। जब गाड़ी तुम्हारा तेज चल रहा हो और ब्रेक मार दो, अब बारिश का दिन है, रोड भीगा हुआ है, तो चक्का घूमना बंद करेगा, लेकिन फिसल के आगे तो चला जाएगा ना, स्किड करता है। इट मीन्स उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अभी भी है, लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, ब्रेक मार देने की वजह से। तो इसको कहते हैं स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग, ठीक है ना। या फिर ऐसा सोच लो कि ब्रेक मारे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, लेकिन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तुरंत से कम नहीं होता, भीगा हुआ सड़क रहे तो, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी आगे स्लिप कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये मानो कि गाड़ी कीचड़ में फंसा हुआ है, मड में, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेट करो तो उस समय तुम्हारा चक्का घूमता है, लेकिन क्या वो आगे चल पाता है, नहीं। तो वो है रोलिंग विथ स्लिपिंग, इसको बोलते हैं रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है ना। लेकिन अब एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे बारिश नहीं हुआ है और मड में भी गाड़ी नहीं फंसा है, नॉर्मल सिचुएशन। तो गाड़ी रोड पे जब चलती है तो उसका जो बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है चक्का का, ध्यान से देखना, वो स्लिप नहीं करता, ना वो आगे स्लिप करता है ना वो पीछे स्लिप करता है। ऐसा होता है क्या?
तो जब स्लिप नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो जो भी व्हील है, चक्का है, या जो भी रोलिंग बॉडी है, उसका जो बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव रेस्ट नहीं हो जाएगा, रेस्ट, रिलेटिव रेस्ट, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मान लो ये ग्राउंड है और ये चक्का है और ये वाला पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, तो ना ये आगे जाएगा और ना ये पीछे जाएगा। तो नहीं जाएगा तो क्या ही हुआ, रेस्ट नहीं हुआ। तो यही बात है, प्योर रोलिंग में ये होता है कि जो बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है ना ग्राउंड के कांटेक्ट में, वो बिल्कुल रेस्ट में रहता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जो हम स्टार्टिंग में 3 टाइप नहीं बताए थे, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग का 2 टाइप बताए थे, अब वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग मोशन में ये होगा कि बॉटम मोस्ट वाला जो पॉइंट है ना वो ग्राउंड पे, मान लो ये ग्राउंड है, उसके ऊपर स्लिप बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो स्लिप नहीं करेगा, इन दैट केस ये जो पॉइंट है ना ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये हमेशा रिलेटिव रेस्ट में रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, रिलेटिव रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसको ग्राउंड मान लो या इसको क्या मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो। ठीक है, तो ये बताओ ग्राउंड का वेलोसिटी हम लेते कितना है, बताओ, 0। तो ग्राउंड का वेलोसिटी अगर 0 लेते हैं और ये जो पार्टिकल है बॉटम मोस्ट पे, हम लोग अभी अभी इसका वेलोसिटी वगैरह देखे थे, इसका वेलोसिटी क्या होता है, VCM माइनस आर ओमेगा, ओमेगा अल्फा नहीं था ना, या इसका एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे, याद करो, ACM माइनस आर अल्फा। ठीक है, या इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखे थे, XCM माइनस R5। तीनों पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राउंड को हम लोग मानते क्या है, ग्राउंड को हम लोग मानते हैं कि ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ग्राउंड को हम लोग क्या मानते हैं बाबू, तो इस हिसाब से देखो प्योर रोलिंग का कंडीशन आ रहा है सामने से, VCM माइनस आर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहीं से कंडीशन आ गया, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, या हम लिख सकते हैं ACM माइनस आर अल्फा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, आर अल्फा। वैसे ही तुम समझ सकते हो XCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये क्या माने हैं, तब ये हुआ है, ग्राउंड को क्या माने हैं, रेस्ट, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे उसको रखे हैं उसको क्या माने कि वो कैसे है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग, राइट। प्योर रोलिंग का अगर मान लो डेफिनेशन लिखने की बात है तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट काइंड ऑफ रोलिंग मोशन, जिसमें कि ऊपर तो लिख ही दिए कि स्लिपिंग नहीं होता है, तो स्लिपिंग नहीं होता है मतलब रिलेटिवली रेस्ट में रहेगा, रिलेटिवली क्या रहेगा, रेस्ट में। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ
contact at bottom should be at relative rest। रिलेटिव रेस्ट का मतलब समझ रही हो ना कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, जीरो। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, ये वेलोसिटी को बराबर किए हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। ये एक्सेलरेशन को बराबर किए हैं, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। इस डिस्प्लेसमेंट को इसके बराबर किए हैं, दैट मीन्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कितना, जीरो। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज प्योर रोलिंग, ठीक है, जिसमें कि बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट को ग्राउंड या प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में चलना नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लो। देखो हमने कुछ देर पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह स्टडी किया है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। याद करना कि सबसे ऊपर में वेलोसिटी क्या पढ़े थे हम लोग, VCM प्लस आर ओमेगा। बीच में वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, VCM। यहाँ पर का वेलोसिटी क्या होता था, VCM, और इधर में आर ओमेगा। इधर क्या होता था वेलोसिटी, VCM, और ऊपर में आर ओमेगा, याद है। बट अब अगर हम बात कर ले प्योर रोलिंग का, तो प्योर रोलिंग में क्या हम देख पा रहे हैं कि VCM इक्वल टू है क्या, आर ओमेगा है ना। तो VCM इक्वल टू अगर आर ओमेगा है तो बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी आ कितना जाएगा, जीरो, जीरो। टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2 आर ओमेगा या 2 VCM। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, हाँ, अंडर रूट VCM का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर, यानी कितना, √2 VCM। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वही सेम, √2 VCM। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन की बात करते तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आ जाता, जीरो। इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाता, ट्वाइस ACM। और वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं लिख के दिखाता हूं, बॉटम वाले पॉइंट का अगर हम एक्सेलरेशन बोलते तो कितना आ जाता, जीरो। टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आ जाता, 2 ACM। सेंटर वाले का क्या आता, सिर्फ ACM, ठीक है। इस वाले का आ जाता कितना, √2 ACM, और इस वाले पॉइंट का भी √2 ACM, ठीक है ना। इसके अलावा सबके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये अंडरस्टूड वाली बात है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, ये बस समझाने के लिए था, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला लिखना जरूरी है, ठीक है। नोट कर लो। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो कि था 12m
VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले हम तुम्हें ये पढ़ाए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ के का मतलब होता था रेडियस ऑफ डायरेक्शन। याद है? बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू हुई। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। ठीक है, देखो इस के को काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, क्योंकि के का मतलब फिर गायरेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हाफ एम है VCM का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ICM को क्या लीजिए, एम के स्क्वायर। ओमेगा को लिख सकते हैं इस प्रकार से VCM/R, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हाफ एम VCM स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा 1 प्लस k²/r² बचेगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इन प्योर रोटेशन। ठीक है, छाप लो। अब हम एंगुलर मोमेंटम वाला बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए ये बॉडी आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, और बॉटम पर कोई एक पॉइंट उठा लिए ए। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगा इसका, RCM। ठीक है, बट ये बताओ हमें, हम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये पढ़ाए थे कि हमें लेना होता है लाइन ऑफ मोशन, राइट। ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है। क्या ये रेडियस के बराबर हो जाएगा? तो इसका जो ट्रांसलेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम होगा उसका देखो R×M भी करना पड़ता था। ये R है और ये मोमेंटम का लाइन है, याद है? R×M भी करते थे ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री तो दिख रहा है ना, और डायरेक्शन भी दिख रहा होगा, इनवर्ट दिख रहा है। मैं फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। तो क्या ये सीधे सीधे लिखा जा सकता है R×M भी, बिकॉज एंगल 90 डिग्री है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। दूसरी बात, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका ओमेगा भी इस तरीके से होगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो ICM ओमेगा होगा। ठीक है, अब नेट जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, इन दोनों का समेशन होता है ना। तो अब इसका टोटल हम निकालने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका भी डायरेक्शन क्या इनवर्ड है क्या, और ये R×V भी इनवर्ड था, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दे सकते हैं। L ट्रांसलेशन प्लस L रोटेशन। ठीक है, यह है M×VCM×R प्लस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, MK² × VCM/R। अब दोनों से जो कॉमन उसको कॉमन ले लो, M×VCM×R को ले लो कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास K²/R²। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम R² कैसे आया। ठीक है, एक काम करो, इन सब को वापस अंदर भेज दो, तो R से R कटेगा, तो एक R नीचे बचेगा ना, बोलो। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कारण देखो, हमने देखा कि यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, विदाउट स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग में
अगर हम देखें कि स्लिपिंग हो ही नहीं रहा है, मतलब ये अगर जमीन है ग्राउंड और ये एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल, तो बॉटम वाला पॉइंट जो है ये तो स्लिप ही नहीं करता है। बॉटम वाले पॉइंट का वेलोसिटी है कितना, 0। तो अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन काइनेटिक होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन काइनेटिक कभी नहीं होता है। जो फ्रिक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और टाइप होता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद है। तो फ्रिक्शन इसमें काइनेटिक छोड़ के बाकी दोनों हो सकता है। लिफ्टिंग का मतलब तुम्हें याद होगा, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना। हाँ, तो ये कंसेप्ट है कि प्योर रोलिंग में कभी भी फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक कभी नहीं लगता।